दोपहर की झपकी पूरी कर मैं आराम से बिस्तर से उठा। इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए पूरे घर का जायजा लिया। सब कुछ रोज के जैसा ही था। मेरी पत्नी रेवती बाहर बालकनी में पड़ोसन के साथ गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। छोटी बेटी कृतिका अपनी पढ़ाई की मेज के आगे किताबें खोले बैठी थी और याद करके कुछ सीख रही थी। बेटी का कार्तिका घर पर नहीं था। उसकी अभी 2 महीने पहले ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है। उसे आते आते देर हो जाती है क्योंकि ऑफिस दूर है उसका। मेरी नींद की खुमारी अभी पूरी तरह से उतरी नहीं थी। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने रेवती को आवाज़ लगाई, अरे सुन रही हो भाई, जरा चाय तो पिला देती है कप। उधर से रेवती की आवाज़ आई, हाँ आती हूँ। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया चाय के इंतज़ार में। करीब 10 मिनट हो चुके थे पर रेवती अभी तक भीतर नहीं आई थी। मैंने थोड़ा उचक कर बाहर देखा तो वह उसी तरह बालकनी के रेलिंग पर टिकी गप्पे में ही व्यस्त थी। उसके हाव भाव से अभी अंदर आने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो 2 मिनट बाद ही रेवती अंदर आ गई, यह कहते हुए कि अरे अभी देविका आती ही होगी और अपनी मंडली भी तो आने ही वाली होगी, तभी चाय बन जाएगी एक साथ ही सबकी। अब यह चाय बन जाएगी और चाय बना लूँगी का फ़र्क समझ आ रहा था मुझे। होता अक्सर यही था कि जब देविका यानी मेरी बड़ी बेटी ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम से होती हुई अंदर जाती थी तभी उसे चाय के लिए कह दिया जाता था और वह बिना कोई नाराज़गी या परेशानी दिखाए सबके लिए चाय, साथ में हल्का सूखा नाश्ता ले भी आती थी। इस तरह से रेवती को रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने का झंझट नहीं मोल लेना पड़ता था और बिस्तर पर बैठे बैठे ही हाथ में चाय भी आ जाती थी। हम काफ़ी आलसी नहीं हो गई हो तुम? ऐसा भी नहीं है? रेवती ने मुझे घूरकर देखा। सुबह तो मैं ही चाय बनाती हूँ आपकी। अब इस समय मैंने उसे छेड़ना ठीक नहीं समझा। हाँ भाई चलो तैयार हुआ जाए, आते होंगे सब, कहते हुए मैं कपड़े बदलने चला गया। मेरी मित्र मंडली के आने का समय हो चला था। मेरे जीवन का यह सुखद दौर था। सिर पर छत, घर में समझदार और प्यार करने वाले पत्नी और बच्चे, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी या चिंता नहीं। और उसके बाद अपने जैसे दोस्त का साथ जिंदगी अपने इस चरण में बहुत रास आने लगी थी। मुझे सुबह आराम से सोकर उठना, दिन भर कुछ न कुछ फालतू के शगलों में वक्त गुजारना, दोपहर को मीठी नींद पूरी करना और फिर सांझ को मित्रों के संग किसी न किसी के घर बैठकर जमाना। वैसे अधिकतर यह चौपाल मेरे घर पर ही जमती थी क्योंकि बाकी सबके घर या तो बहुएं थी या स्कूल जाने और होमवर्क करने वाले छोटे नाती पोते थे। फिल्में, राजनीतिक, न्यूज, मौसम, सब पर जमकर चर्चा होती थी। जोरदार ठहाके गूंजा करते थे। बस जब बच्चे के इम्तिहान या कोई ज़रूरी काम होते या कभी जाना होता था तभी इस क्रम में ज़रूरी बदलाव आता था। उसके बाद फिर वही क्रम शुरू हो जाता था। आज भी जल्दी से मैं साफ पूरा कुर्ता पैजामा पहन अपनी पसंदीदा जगह यानी कॉर्नर वाले सोफे पर आकर बैठ गया था। इसी बीच मेरे बगल वाले घर में रहने आया मेरा नया पड़ोसी नीलाभ मेरे पास किसी काम से आया था तो उसे भी वहीं बैठा लिया गया था। तभी मेरी बड़ी बेटी देविका ऑफिस से आई थी। मेरे साथियों को शिष्टतापूर्वक अभिवादन कर वह अंदर जाने लगी। उसके जाते जाते मैंने उससे चाय
भिजवाने की पेशकश कर दी। उसने सिर हिलाकर स्वीकारात्मक इशारा किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वह चाय नाश्ते की ट्रे पकड़े आई। नीलाभ ही सबके आगे बैठा था। देविका ने जैसे ही चाय का कप उठाने के लिए उसकी आगे ट्रे बढ़ाई, उसने पूरी ट्रे ही पकड़ ली और बाकी सबको सर्व करने लगा। देविका ने मुस्कुराकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। मैंने देखा था इस बात को, पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। मेरे हिसाब से इस दोनों का तो कोई मैच ही नहीं था, क्योंकि नीलाभ की सैलरी देविका के मुकाबले का काफ़ी कम थी। हमने शुरू से ही अपने बच्चों को नए जवानी की हवा तक नहीं लगने दी थी। लड़कियों को अधिक देर तक घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। नियम यही था कि जिससे भी मिलना था उसे घर बुलाकर ही मिलो। प्रेम संबंधों के लिए तो जैसे दरवाजे पर ही बड़े ने नोनों की अदृश्य तख्ती टंगी थी। मेरी बड़ी बेटी देविका शांत स्वभाव वाली थी। बाकी दोनों बच्चों की तरह उसने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं की थी। शुरू से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती थी। कई इम्तिहानों की भी तैयारी कर रही थी वह। कई वर्षों पूर्व के वे दिन मेरी आंखों के सामने से क्रौंध गए, जब मैं और रेवती किसी अच्छे लड़के के बारे में पता चलते ही उसकी राय लिया करते थे। तब कैसे उसकी आंखों में जुगनू चमकने लगते थे। चेहरा लाज से लाल पड़ जाता था। वह हमेशा यही कहती थी कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे, या फिर कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती थी। वह अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखे थी। अब इसे इसके इम्तिहान या पढ़ाई का प्रेशर कह ले या कुछ हमारी ढील ही की, कहीं भी बात ज़्यादा आगे बढ़ी ही नहीं। इसके बाद मैं बैंक पीओ के लिए उसका चयन हो गया था, वह भी बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ। फिर वह प्रोबेशन पीरियड में व्यस्त रही थी। जब प्रोबेशन समाप्त हुआ और इस प्रतिष्ठान बैंक में उसने अपना पदभार संभाला था, तो हम सब कुछ बहुत खुश थे। उस दिन खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भीगी आंखों और अधरों पर हंसी के साथ मेरे मुंह से निकला था कि अब मेरे बूढ़े कंधों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। भावातिरेक में देविका मेरे कंधों पर झूल गई थी। हाँ पापा, अब घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको आराम करना है, सिर्फ आराम। बहुत काम कर लिया आपने। इसके बाद मैंने VR से ले लिया था और बस मेरी लाइफ की सेकेंड इनिंग शुरू हो गई थी, जिसे मैं पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। पर इस सब में मैं यह भूल गया था कि मुझे अपने बच्चों को सेटल भी करना है। जिस बेटी की वजह से मैं इतना तनावमुक्त और आरामदेह जीवन जी रहा था, उसकी तरफ मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां थी। अपनी बेटी के योग्यता पर बहुत गर्व था हमें। उस समय कई रिश्ते आते थे उसके लिए, कई तो काफ़ी अच्छे भी थे, पर उस समय हम देविका के अच्छे ओहदे और तरक्की के मद में चूर थे। हर रिश्ते में हमें कुछ न कुछ कमी दिखाई देती और हम उसे ठुकरा देते। हालांकि एक दो बार उसकी आंखों की चमक देख हमें ऐसा लगा भी था कि लड़का देविका को पसंद आया है, पर हम ढूंढ ठांड कर उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल बात समाप्त कर देते थे। होनहार तो वह थी ही, उसकी मेहनत के बलबूते पर उसकी तरक्की होती रही और उसकी तरक्की के बलबूते पर हमारी आराम तलबी होती रही। धीरे धीरे अच्छे रिश्ते आने कम होते गए। देविका का चेहरा और आंखें बुझी बुझी रहने लगी थी।
अब हम पर उन आंखों की चमक होने का कारण समझ ही नहीं पाए। हम अपनी ही दुनिया में मग्न होते गए, यह भी भूल गए कि जिसकी मेहनत के बल पर हम इस घर में, जो हमें देविका की नौकरी से ही मिलता था, ऐसो आराम वाला जीवन जी रहे हैं, उसे अभी हमें उसके अपने घर भेजना है। और अब तो कब से देविका की शादी के विषय में कोई बात तक नहीं होती थी और हमें इस बात का ध्यान ही नहीं था। कैसे कैसे और कब मैं इतना खुदगर्ज पिता हो गया था। मेरी बेटी ने तो प्यार में मेरे कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहा था, पर मैंने तो अनजाने में अपने पूरे परिवार का ही बोझा उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया था। अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया था मैंने अचानक गौर किया कि आज मैं नीलाभ का एक दूसरे ही नजरिया से निरीक्षण कर रहा था। धीर गंभीर और सुलझे विचारों वाला युवक था। वह हर तरह से देविका के विचारों से मेल खाता हुआ लंबी पतली काया थी उसकी, और चेहरा मोहरा भी आकर्षक था। हल्की सी दाढ़ी के ऊपर रिमलेस चश्मा काफी सूट कर रहा था उस पर। आखिर कमी क्या थी उसमें? सिर्फ यही ना कि उसका पैकेज देविका के पैकेज से कम था, पर क्या वास्तव में यह एक कमी थी? यह तो एक कांस्टेंट फैक्टर था ही नहीं। फिर हम लोगों ने उसे रिश्ता सोचने से पहले ही ठुकराने का माध्यम क्यों बना लिया था? शायद हर बार की तरह इस बार भी हमारी आंखें अपनी स्वार्थ के चश्मे से पड़े अपनी बेटी की खुशी नहीं देख पाई थी। देविका की आंखों को पढ़ने का मादा अभी थी रखता था। मैं साफ दिखाई दे रहा था कि नीलाभ का साथ उसे पसंद आ रहा है, पर मैं जानता था कि मेरी यह संस्कारी बेटियां न कभी मेरी मर्जी के बिना इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी, न अपने मुंह से कुछ कहेगी। अब जो भी करना था हमें ही करना था। नीलाभ की मां ने रेवती को बताया था कि घर में बस वह और नीलाभ रहते हैं। एक छोटी बहन है जो अपने ससुराल में है। अपने पिता की लंबी बीमारी में नीलाभ ने एक बेटे का फर्ज पूरी तरह से निभाया था। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हालात ऐसे थे कि उसे अपनी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़कर वापस हमारे शहर में ही छोटी सी नौकरी करने पड़ी। अब पिता रहे नहीं, इसीलिए शिफ्ट लेकर आ गया है। अब वह अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, पर इस सब के चलते उसकी शादी में नहीं हो पाई। मैं अब अपनी बेटी के लिए और देर नहीं करना चाहता था और परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहता था उसके लिए। मित्र मंडली के विदा होने के पश्चात मैं अंदर गया। मुझे देविका कहीं नहीं दिखी। उसे ढूंढते हुए मैं छत पर चला आया। एक कुर्सी पर सिर पीछे टिकाए वह शांत बैठी थी। आंखें बंद थी, मोबाइल गोद में रखा था। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा होकर उसे देखता रहा। अभी कुछ समय पहले ही कितनी प्यारी, बिल्कुल जूही की कली सी लगती थी मेरी बेटी, पर इस समय इस धुंधले प्रकाश में उसका चेहरा कितना क्लांत, कितना थका सा लग रहा था। आज उसे देखते ही पता नहीं कब मेरे हाथ मेरी डबडबाई हुई आंखें पोंछने लग गए थे। मैं उसके पास पहुंच गया। मेरे आने का उसे अभी भी पता नहीं चला। मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, यहाँ क्यों बैठी है? नीचे कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? वह सीधी होकर बैठ गई। नहीं, वह वहाँ कृति पढ़ रही है ना, डिस्टर्ब होगी। आप बताइए पापा, आइए बैठिए। मैंने कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बेटू, नीलाभ पसंद है ना तुझे? मेरे इस प्रश्न ने पल भर को चौंका दिया था उसे। फिर उसकी आंखों में वही जुगनू टिमटिमाने लगे थे जिन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आया था। उसने सिर झुका लिया। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। अगले सप्ताह मेरी
बड़ी बेटी दीपिका की मेरे नए पड़ोसी नीलाभ के संग सगाई है। घर में इतनी खुशी का वातावरण बहुत समय के बाद आया है। मेरी पत्नी रेवती और नीलाभ की माँ निरुपमा जी, वे दोनों को तो तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त है। अभी अभी दोनों ढेर सारी शॉपिंग कर बाजार से लौटी है। पता चला है कि नीलाभ और देविका दोनों को उनके ऑफिस से सीधे वहीं बुलवा लिया गया था और अंगूठी, कपड़े आदि पसंद करवा कर दोनों को अपने अपने ऑफिस वापस भी भेज दिया गया है। कृतिका को मेहंदी वाली का, ब्यूटिशियन का, इवेंट मैनेजर का इंतजाम करना है। मेरे और कार्तिक के पास भी ढेर सारे काम हैं। वेणु का, फूल वाले का, कैटर का, सबका इंतजाम करना है। क्या क्या बताऊं, बहुत व्यस्त हूँ मैं, पर फिर भी काम के बीच बीच में अपनी बेटी की आंखों में चमकते सितारों को, उसके चेहरे पर जगमगाती मुस्कुराहट को देखने जाना नहीं भूलता। जानते हैं मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं सुबह का वह भूला हुआ जो सांझ ढलने से पहले ही घर लौट आना चाहता है, और वह भी खुशी खुशी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।